स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। मेरा मतलब है, नई दवाएं और इलाज हम तक पहुंचते कैसे हैं। ये सब नैदानिक अनुसंधान यानी क्लिनिकल रिसर्च और नैदानिक परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल्स की एक बहुत ही व्यवस्थित और कड़ी प्रक्रिया से गुजरता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ लैब में टेस्ट ट्यूब का खेल नहीं है। इसमें इंसानों पर बहुत सावधानी से, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ अध्ययन किए जाते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी नया इलाज, वो दवा हो या वैक्सीन, वो सुरक्षित भी है और असरदार भी। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रायल्स ग्लॉसरी के कुछ अहम हिस्से हैं, और हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया की, आप कह सकते हैं, गुत्थी सुलझाना। ये काम कैसे करती है, कौन लोग शामिल हैं, और सबसे ज़रूरी, जो लोग इन परीक्षणों में हिस्सा लेते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दो शब्द, क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल, अक्सर साथ साथ सुनने में आते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है या ये मतलब एक ही चीज है? देखिए, फर्क है, सूक्ष्म है पर महत्वपूर्ण है। क्लिनिकल रिसर्च एक आप कह सकते हैं बड़ा दायरा है, एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब है इंसानों या उनसे जुड़े नमूनों पर होने वाली किसी भी तरह की जांच, जिसका लक्ष्य किसी नई दवा या उपकरण, जिसे हम जांच उत्पाद या इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट आईपी कहते हैं, उसके असर को समझना है। मतलब वो शरीर पर कैसे काम करता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं वगैरह। अच्छा, तो क्लिनिकल रिसर्च हुआ बड़ा दायरा, फिर क्लिनिकल ट्रायल क्या है, वो इसके अंदर आता है? हाँ, बिल्कुल। क्लिनिकल ट्रायल उसी क्लिनिकल रिसर्च का एक खास और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वो खास तरह के अध्ययन होते हैं जहां मानव स्वयंसेवकों पर, मतलब वॉलंटियर्स पर, संभावित नए उपचारों का बाकायदा परीक्षण होता है। ये उपचार दवाएं हो सकती हैं, टीके हो सकते हैं, या कोई मेडिकल डिवाइस भी। और इनका मकसद साफ होता है, ये देखना कि क्या ये इलाज इतने सुरक्षित और प्रभावी हैं कि इन्हें आम लोगों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए। समझ गई। तो मतलब इंसानों पे आजमाने से पहले बहुत तैयारी होती होगी, जैसे वो लैब में या जानवरों पे परीक्षण वाली बात, वो यहीं आती है? हाँ, बिल्कुल। वो पहला और बेहद जरूरी पड़ाव है। उसे प्री क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं। इंसानों पर परीक्षण शुरू करने से पहले प्रयोगशाला में और अक्सर जानवरों पर ये अध्ययन किए जाते हैं। इनका मुख्य मकसद होता है दवाई की शुरुआती सुरक्षा प्रोफाइल देखना। मतलब कहीं ये बहुत ज्यादा जहरीली तो नहीं, और सिर्फ वही दवाएं या उपचार जिनका सुरक्षा प्रोफाइल स्वीकार करने लायक होता है और जो जानवरों में बीमारी के मॉडल पर सबसे ज्यादा उम्मीद दिखाते हैं, उन्हीं को क्लिनिकल ट्रायल में लाया जाता है। और ये सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये एफडीए जैसी सभी नियामक एजेंसियों के लिए एक अनिवार्य जरूरत है। उनके नियम है इसके लिए। समझ गई। तो प्री क्लिनिकल के बाद जब ये क्लिनिकल ट्रायल शुरू होते हैं, इनके मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? आपने कहा सुरक्षा और असर, लेकिन दो शब्द और बार बार आते हैं, सेफ्टी और एफिकेसी, यानी सुरक्षा और प्रभावकारिता। हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़े। ये दो इन परीक्षणों की आप कह सकते हैं बुनियाद हैं। सेफ्टी यानी सुरक्षा का मतलब है ये पक्का करना कि दवा या इलाज किसी गंभीर नुकसान की वजह न बने। इसके लिए परीक्षण के दौरान जो प्रतिभागी हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाती है। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हो, कोई समस्या हो, उसे तुरंत दर्ज किया जाता है। मकसद है जोखिमों को जल्दी पहचानना, उन्हें समझना और ये तौलना कि दवा के फायदे उसके संभावित नुकसान से ज्यादा हैं या नहीं। इसी को हम लाभ जोखिम मूल्यांकन या बेनिफिट रिस्क असेसमेंट कहते हैं। अच्छा, बेनिफिट रिस्क असेसमेंट और प्रभावकारिता, एफिकेसी, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये असरदार होने से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। एफिकेसी या प्रभावकारिता का मतलब है कि क्या दवा वाकई वो काम करती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। जैसे अगर कोई दवा ब्लड प्रेशर के लिए है, तो क्या वो सच में ब्लड प्रेशर कम करती है, या कोई एंटीबायोटिक है तो क्या वो संक्रमण ठीक करती है। इसका सटीक अंदाजा सिर्फ नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल जैसी आदर्श परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है, जहां सब कुछ तय नियमों के मुताबिक होता है। मरीजों का चुनाव खास मानदंडों से होता है, दवा की खुराक का सख्ती से पालन होता है। किसी भी नई दवा को बाजार में लाने की मंजूरी मिलने के लिए इन दोनों चीजों, सुरक्षा और प्रभावकारिता का साबित होना बहुत जरूरी है। आपने पहले प्री क्लिनिकल स्टडीज का जिक्र किया था, हम्म। क्या इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं? मतलब सिर्फ जानवरों पर टेस्ट के अलावा और क्या होता है इस स्टेज में? जरूर।
देखिए, प्री क्लिनिकल चरण सिर्फ जानवरों पर टेस्ट तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रयोगशाला में कई तरह के प्रयोग शामिल होते हैं। इन विट्रो स्टडीज होती हैं। देखा जाता है कि दवा बनाना और इस्तेमाल करना व्यवहारिक है भी या नहीं, मतलब फीजिबिलिटी कैसी है। दवा के गुणों को बार बार जांचा परखा जाता है। इसे इटरेटिव टेस्टिंग कहते हैं, ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके। और जैसा हमने कहा, सुरक्षा से जुड़ा बहुत सारा डेटा, टॉक्सिकोलॉजी डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि जब दवा इंसानों तक पहुंचे तो वो जहां तक संभव हो सुरक्षित हो। ठीक है, तो प्री क्लिनिकल पड़ाव पार हो गया, अब इंसानों पर परीक्षण की बारी आई। जाहिर है ये सब बहुत योजनाबद्ध तरीके से होता होगा। यहीं पर शायद वो प्रोटोकॉल और इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर जैसे भारी भरकम शब्द आते हैं। ये क्या है? एकदम सही। क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे ही हवा में शुरू नहीं हो जाते। हर ट्रायल का एक विस्तृत, मतलब बहुत डिटेल्ड रोड मैप होता है। इसे ही प्रोटोकॉल कहते हैं। ये एक दस्तावेज है जिसमें अध्ययन का पूरा खाका खींचा होता है। उद्देश्य क्या है, ट्रायल का डिजाइन कैसा होगा, कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, मरीजों का चुनाव कैसे होगा, डेटा कैसे इकट्ठा और एनालाइज किया जाएगा, नैतिक पहलू क्या हैं, और पूरा ट्रायल कैसे चलेगा। सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह की गाइड बुक है जो बताती है कि वैज्ञानिक रूप से मजबूत, भरोसेमंद और नैतिक रूप से सही ट्रायल कैसे करना है। ओके, तो प्रोटोकॉल हुआ कैसे करना है वाली गाइड बुक। फिर ये इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर यानी आईबी क्या चीज है? ये प्रोटोकॉल से अलग कैसे है? अच्छा सवाल है। अगर प्रोटोकॉल ट्रायल का कैसे बताता है, तो इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर यानी आईबी उस जांच उत्पाद, मतलब दवा या उपकरण के क्या के बारे में बताता है। यह दस्तावेज खास तौर पर उन डॉक्टरों या शोधकर्ताओं के लिए होता है जो ट्रायल कर रहे होते हैं, जिन्हें हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। इसमें उस दवा या उपकरण के बारे में अब तक की सारी उपलब्ध जानकारी होती है, जैसे प्री क्लिनिकल स्टडीज का डेटा, अगर पहले कोई क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं तो उनका डेटा, दवा कैसे काम करती है, उसके ज्ञात और संभावित जोखिम क्या हैं और संभावित फायदे क्या हो सकते हैं। यह जानकारी इन्वेस्टिगेटर को इलाज करने और प्रतिभागियों की देखभाल करने में मदद करती है। उन्हें पता होता है कि वो किस चीज के साथ काम कर रहे हैं। ये तो काफी विस्तृत योजना लग रही है, बहुत सोचा समझा काम है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन ट्रायल्स का सबसे अहम हिस्सा है, प्रतिभागी यानी वॉलंटियर्स या मरीज। उनका चुनाव कैसे होता है, और सबसे जरूरी उनकी सुरक्षा और उनके अधिकार, इनका ध्यान कैसे रखा जाता है? हाँ, ये पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है। प्रतिभागियों का चुनाव बहुत सोच समझकर किया जाता है। इसके लिए दो मुख्य चीजें तय की जाती हैं प्रोटोकॉल में। पहला, समावेशन और बहिष्करण मानदंड, मतलब इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। समावेशन मानदंड बताते हैं कि ट्रायल में शामिल होने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे सही उम्र, बीमारी की खास अवस्था वगैरह। और बहिष्करण मानदंड बताते हैं कि किन कारणों से व्यक्ति ट्रायल में शामिल नहीं हो सकता, जैसे कोई और गंभीर बीमारी होना या कोई खास दवा लेना जो ट्रायल पर असर डाल सकती है। ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि ट्रायल सही लोगों पर किया जाए और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। दूसरा बड़ा फैसला होता है कि इन मानदंडों पर खरे उतरने वाले लोगों में से अध्ययन के लिए सही संख्या में लोगों की भर्ती, मतलब रिक्रूटमेंट, कैसे की जाए। और इसी मोड़ पर सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात आती होगी, है ना? बिल्कुल। सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये सिर्फ एक दस्तावेज पर दस्तखत करवाना नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है, एक डायलॉग है। इसका मकसद है कि जो व्यक्ति ट्रायल में हिस्सा लेने पर विचार कर रहा है, उसे अध्ययन के बारे में सारी जरूरी जानकारी आसान भाषा में दी जाए, ताकि वो पूरी तरह समझकर, बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से फैसला ले कि उसे भाग लेना है या नहीं। इस जानकारी में क्या क्या शामिल होता है? अध्ययन का मकसद, इसमें क्या क्या करना होगा, कितना समय लगेगा, क्या क्या जांचें होंगी, संभावित फायदे क्या हैं, संभावित जोखिम और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या कोई और इलाज उपलब्ध है, उनकी निजी जानकारी कैसे गोपनीय रखी जाएगी, और सबसे जरूरी कि वो कभी भी बिना कोई कारण बताए अध्ययन से हट सकते हैं और इससे उनके सामान्य इलाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुनिया भर में इसके लिए नियम है, जैसे अमेरिका में 45 CFR 45.116 है, जो बताता है कि सहमति प्रक्रिया में क्या जानकारी देना अनिवार्य है। ये तो बहुत जरूरी है कि लोग पूरी तरह समझकर ही फैसला लें। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर, मतलब प्रतिभागियों के अधिकारों और सुरक्षा पर नजर कौन रखता है? कोई निगरानी करने वाला भी तो होगा। हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक स्वतंत्र समिति होती है। भारत और कई देशों में इसे इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी,
इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी IEC कहते हैं। अमेरिका जैसे देशों में से इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB कहते हैं। ये समिति डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और कभी-कभी आम लोगों की भी बनी होती है, जिनका ट्रायल या स्पॉन्सर से कोई सीधा संबंध नहीं होता। इनका काम है मानव प्रतिभागियों पर होने वाले किसी भी शोध प्रस्ताव की, मतलब प्रोटोकॉल की समीक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि प्रतिभागियों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा हो रही है या नहीं। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले इस समिति से मंजूरी लेना अनिवार्य है, और ये समिति ट्रायल के दौरान भी निगरानी रख सकती है, जरूरत पड़ने पर। साथ ही जैसा आपने कहा, प्रतिभागियों की गोपनीयता, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनकी पहचान और निजी स्वास्थ्य जानकारी गुप्त रखी जाती है। तो ये तो हुई सुरक्षा और नैतिकता की बात। अब ये बताइए कि इस पूरी मशीनरी को चलाने में कौन-कौन लोग या संस्थाएं मुख्य भूमिका निभाते हैं? कौन है की प्लेयर्स? हाँ, इसमें कई अहम किरदार होते हैं। एक इकोसिस्टम है पूरा। सबसे पहले तो आता है प्रायोजक, स्पॉन्सर। ये कोई दवा कंपनी हो सकती है, कोई सरकारी संस्था या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी। ये वो हैं जो ट्रायल का खर्चा उठाते हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। फिर आते हैं अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर। ये आमतौर पर डॉक्टर या क्वालिफाइड शोधकर्ता होते हैं जो सीधे मरीजों या वॉलंटियर्स पर ट्रायल करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। एक रिसर्च साइट पर जो मुख्य अन्वेषक होता है उसे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या PI कहते हैं। हमने नैतिकता समिति, एथिक्स कमेटी, IRBSC की बात की, जो एक तरह से रेफरी का काम करती है, निगरानी रखती है। आजकल के जमाने में बहुत सारे काम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, CROs और साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, SMOs को आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। ये संस्थाएं ट्रायल को मैनेज करने, डेटा जमा करने, मॉनिटरिंग करने जैसी विशेषज्ञ सेवाएं देती हैं। स्पॉन्सर इन्हें हायर करते हैं। और जमीनी स्तर पर साइट पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर यानी कि CRC की। ये PI के दाहिने हाथ की तरह होते हैं। मरीजों से सहमति लेना, डेटा एंट्री करना, फॉलोअप विजिट शेड्यूल करना, मरीजों के सवालों के जवाब देना, रिकॉर्ड मेंटेन करना वगैरह, ये बहुत सारे काम संभालते हैं। अच्छा, तो इतने सारे लोग मिलकर इसे संभव बनाते हैं, टीम वर्क है पूरा। अब आते हैं ट्रायल के संचालन के तरीकों पर। इसे निष्पक्ष मतलब अनबायस्ड रखने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? मैंने रैंडमाइजेशन के बारे में सुना है, ये क्या होता है? रैंडमाइजेशन या यादृच्छिकीकरण, ये क्लिनिकल ट्रायल की निष्पक्षता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है, कॉर्नरस्टोन है एक तरह से। इसका मतलब है कि प्रतिभागियों को अलग अलग उपचार समूहों में, जैसे एक समूह को नई दवा मिलेगी, दूसरे को पुरानी दवा या प्लेसिबो, संयोग से मतलब बाय चांस बांटा जाता है। इसमें ना तो डॉक्टर की मर्जी चलती है ना मरीज की। ये अक्सर कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए होता है, जैसे सिक्का उछाल कर तय करना, पर ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी समूहों में हर तरह के लोग, जैसे अलग अलग उम्र, लिंग, बीमारी की गंभीरता वाले, लगभग बराबर संख्या में हों, ताकि जब नतीजों की तुलना की जाए तो वो निष्पक्ष हों। किसी एक ग्रुप में ज्यादा बीमार या कम बीमार लोग न हों, ये बायस को कम करता है। अच्छा, ये तो हुई रैंडमाइजेशन की बात। और ब्लाइंडिंग और प्लेसिबो, इनका क्या रोल है? ये क्यों इस्तेमाल होते हैं? हाँ, ये भी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है। पहले प्लेसिबो की बात करते हैं। प्लेसिबो एक निष्क्रिय पदार्थ होता है, मतलब वो देखने में बिल्कुल असली दवा जैसा लगेगा। गोली है तो गोली, इंजेक्शन है तो इंजेक्शन, लेकिन उसमें कोई सक्रिय दवा नहीं होती, जैसे चीनी की गोली या नमक का पानी। इसे कंट्रोल ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि नई दवा के वास्तविक असर की तुलना की जा सके। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ इलाज मिलने के एहसास से ही मरीज थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो उस मनोवैज्ञानिक असर को दवा के असली औषधीय असर से अलग करने में मदद करता है। ये तो दिलचस्प है, प्लेसिबो इफेक्ट। और ब्लाइंडिंग, इसका क्या मतलब है? ब्लाइंडिंग या अंधकरण का मतलब है परीक्षण में शामिल 8 या अधिक पक्षों को ये पता ना होने देना कि किस प्रतिभागी को कौन सा उपचार मिल रहा है, नई दवा मिल रही है या प्लेसिबो या कोई पुरानी स्टैंडर्ड दवा। इसका मुख्य उद्देश्य भी पूर्वाग्रह यानी बायस को कम करना है। सोचिए, अगर मरीज को पता हो कि उसे नई चमत्कारी दवा मिल रही है, तो हो सकता है वो अपने लक्षणों को बेहतर बताए, चाहे असल में उतना फर्क न पड़ा हो। या अगर डॉक्टर को पता हो कि कौन सा मरीज नई दवा ले रहा है, तो हो सकता है वो जाने अनजाने में उस मरीज का मूल्यांकन थोड़ा अलग तरीके से करे। हाँ, ये तो हो सकता है। तो ब्लाइंडिंग इसी बायस को रोकता है।
इसके कई लेवल होते हैं। सबसे आम है सिंगल ब्लाइंड, जिसमें सिर्फ प्रतिभागी को पता नहीं होता कि उसे क्या मिल रहा है, डॉक्टर को पता होता है। और उससे भी ज्यादा मजबूत तरीका, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो है डबल ब्लाइंड। इसमें ना तो प्रतिभागी को पता होता है और ना ही इलाज करने वाले डॉक्टर या शोधकर्ता को। सिर्फ एक अलग टीम को पता होता है जो सीधे मरीजों से डील नहीं करती। एक और तरीका है डबल डमी। ये तब इस्तेमाल होता है जब दो दवाओं की तुलना करनी हो जो दिखने में अलग हों, जैसे एक गोली और एक इंजेक्शन। तो हर मरीज को एक असली दवा और एक प्लेसिबो, दूसरी दवा के जैसा दिखने वाला मिलता है, ताकि ब्लाइंडिंग बनी रहे। कभी कभी ओपन लेबल ट्रायल भी होते हैं, जहां सबको पता होता है कि कौन सा इलाज मिल रहा है। ये खास परिस्थितियों में ही होता है, जैसे बहुत शुरुआती फेज के ट्रायल या जब ब्लाइंडिंग संभव ना हो। ठीक है, तो रैंडमाइजेशन, प्लेसिबो, ब्लाइंडिंग, ये सब तरीके ट्रायल को वैज्ञानिक रूप से मजबूत और निष्पक्ष बनाते हैं। पर ये कैसे तय होता है कि दवा वाकई काम कर रही है या नहीं? मतलब नतीजों को कैसे मापा जाता है? नतीजों को मापने के लिए ट्रायल शुरू होने से पहले ही प्रोटोकॉल में कुछ मापदंड तय कर लिए जाते हैं। इन्हें एंड पॉइंट्स कहते हैं। इनमें एक होता है प्राइमरी एंड पॉइंट। ये वो मुख्य नतीजा है जिसे मापने के लिए ही ट्रायल मुख्य रूप से डिजाइन किया गया है। ये ट्रायल के सबसे जरूरी सवाल का जवाब देता है, जैसे क्या दवा ने 6 महीने में ट्यूमर का साइज X% कम किया, या क्या दवा ने ब्लड शुगर लेवल को Y पॉइंट तक नियंत्रित किया। ट्रायल की सफलता या असफलता मुख्य रूप से इसी प्राइमरी एंड पॉइंट पर निर्भर करती है। इसके अलावा द्वितीयक एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ये कुछ और अतिरिक्त जानकारी देते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, पर मुख्य सवाल नहीं है, जैसे दवा का जीवन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ा, या साइड इफेक्ट्स की दर क्या रही, या दवा कितने समय तक असरदार रही। और ये सारा डेटा, मरीज की जानकारी, जांच के नतीजे, एंड पॉइंट्स का डेटा, साइड इफेक्ट्स, ये सब कहीं दर्ज तो होता होगा? हाँ बिल्कुल, ये सारा डेटा एक खास तरह के फॉर्म में बहुत सावधानी से दर्ज किया जाता है। इसे केस रिपोर्ट फॉर्म, KCRF कहते हैं। पहले ये कागज पर होते थे, अब ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ECRF। प्रायोजक इसका इस्तेमाल हर प्रतिभागी से जुड़ी सारी जानकारी एक व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करने के लिए करता है। इस डेटा की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी और एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर दवा के बारे में फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए स्रोत डेटा सत्यापन, सोर्स डेटा वेरिफिकेशन, SDV किया जाता है। स्रोत डेटा सत्यापन, हाँ, SDM। इसका मतलब है CRF में भरे गए डेटा की तुलना मरीज के मूल मेडिकल रिकॉर्ड्स, जैसे डॉक्टर के नोट्स, लैब रिपोर्ट से करना। इन मूल रिकॉर्ड्स को सोर्स डेटा या सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। इससे यह पक्का किया जाता है कि CRF में भरा गया डेटा सही और पूरा है। इसके अलावा स्रोत डेटा निगरानी, सोर्स डेटा मॉनिटरिंग भी होती है। इसमें मॉनिटर, जो अक्सर CRO या स्पॉन्सर की तरफ से होता है, रिसर्च साइट पर जाकर देखता है कि डेटा सही से भरा जा रहा है, प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और सबसे जरूरी, प्रतिभागियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। आजकल तकनीक के विकास के साथ दूरस्थ निगरानी, रिमोट मॉनिटरिंग भी आम हो रही है, जहां मॉनिटर साइट पर आए बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए डेटा की समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब सुरक्षा पर वापस आते हैं। मान लीजिए ट्रायल के दौरान किसी प्रतिभागी को कोई अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्या या कोई साइड इफेक्ट होता है, तो क्या होता है? ऐसी किसी भी अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्या या लक्षण को, चाहे वो दवा से जुड़ा हो या नहीं, प्रतिकूल घटना, एडवर्स इवेंट कहा जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, हल्का सिर दर्द से लेकर कुछ गंभीर तक। अगर ये माना जाता है कि ये प्रतिकूल घटना शायद दवा की वजह से हुई है, तो इसे प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR कहते हैं। परीक्षण के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, सेफ्टी इज पैरामाउंट। इसलिए सभी प्रतिकूल घटनाओं, खासकर गंभीर प्रतिकूल घटनाओं, सीरियस एडवर्स इवेंट्स, SAE को तुरंत दर्ज करना और रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। गंभीर प्रतिकूल घटनाएं मतलब? SAE का मतलब है कोई ऐसी प्रतिकूल घटना जो जानलेवा हो, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े या भर्ती का समय बढ़ जाए, जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो या जन्मजात विकृति हो। इन SES को बहुत कम समय सीमा के अंदर प्रायोजक, नैतिकता समिति और नियामक अधिकारियों जैसे FDA, CDA, CO को रिपोर्ट करना होता है। ट्रायल शुरू होने से पहले ही एक सुरक्षा प्रबंधन योजना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाई जाती है। इसमें विस्तार से बताया जाता है कि सुरक्षा संबंधी जानकारी कैसे इकट्ठी की जाएगी, रिपोर्ट की जाएगी और जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। ये तो बहुत ही सख्त निगरानी है।
अच्छा, क्या सभी क्लिनिकल ट्रायल एक जैसे होते हैं या इनमें कुछ अलग-अलग चरण या फेज होते हैं? सुना है फेज 1, फेज 2। हाँ, क्लिनिकल ट्रायल एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। दवा के विकास के साथ साथ ये चरण आगे बढ़ते हैं। मोटे तौर पर ये चरण होते हैं। फेज 0 ये एक तरह का वैकल्पिक शुरुआती चरण है। इसे एक्सप्लोरेटरी ट्रायल भी कहते हैं। इसमें बहुत कम लोग, शायद 10-15 शामिल होते हैं और उन्हें दवा की बहुत ही कम डोज दी जाती है। इतनी कम कि उसका कोई असर होने की उम्मीद नहीं होती। तो फिर ये करते क्यों हैं? इसका मकसद सिर्फ ये देखना होता है कि दवा शरीर में कैसे जाती है, कहाँ जाती है और कैसे बाहर निकलती है। मतलब शुरुआती फार्माकोकाइनेटिक्स डेटा मिलता है। ये सुरक्षा या असर देखने के लिए नहीं होता। हर दवा फेज 0 से नहीं गुजरती। फेज 1 इसमें भी कम संख्या में लोग होते हैं, आमतौर पर 20 से 50, और ये अक्सर स्वस्थ स्वयंसेवक होते हैं, मरीज नहीं। फेज 1 का मुख्य लक्ष्य होता है दवा की सुरक्षा जांचना। क्या डोज बढ़ाने पर कोई गंभीर साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा? शरीर दवा की कितनी डोज बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, और सुरक्षित डोज रेंज क्या है? साथ ही फार्माकोकाइनेटिक्स, शरीर दवा के साथ क्या करता है, और फार्माकोडायनामिक्स, दवा शरीर के साथ क्या करती है, का भी अध्ययन होता है। फेज 2 इसमें ज्यादा संख्या में लोग शामिल होते हैं, लगभग 20 से 300 तक, और ये वो मरीज होते हैं जिन्हें वो बीमारी है जिसके लिए दवा बनाई जा रही है। यहाँ पहली बार दवा के असर यानी प्रभावकारिता, एफिकेसी का अंदाजा लगाया जाता है। क्या दवा काम कर रही है? और साइड इफेक्ट्स को भी और गहराई से देखा जाता है। फेज 2 ट्रायल अक्सर सही डोज तय करने में भी मदद करते हैं, जिसे फेज 3 में इस्तेमाल किया जाएगा। फेज 3 ये सबसे बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रायल होते हैं। इनमें सैकड़ों या हजारों, कभी-कभी 300 से 3000 या उससे भी ज्यादा मरीज शामिल होते हैं, अक्सर दुनिया भर के कई सेंटर्स पर। इनका मकसद होता है दवा की प्रभावकारिता की तुलना मौजूदा स्टैंडर्ड इलाज या प्लेसेबो से करना। क्या नई दवा ज्यादा असरदार है या कम से कम उतनी ही असरदार है पर ज्यादा सुरक्षित है? यहाँ बड़े समूह में सुरक्षा की भी पुष्टि की जाती है। अगर फेज 3 के नतीजे सकारात्मक रहते हैं, तभी कंपनी दवा की मंजूरी के लिए नियामक एजेंसी के पास आवेदन करती है। फेज 4 ये वो अध्ययन होते हैं जो दवा को बाजार में लाने की मंजूरी मिलने के बाद किए जाते हैं। इन्हें पोस्ट मार्केटिंग निगरानी, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस अध्ययन भी कहते हैं। इनका मकसद होता है दवा की लंबी अवधि की सुरक्षा और असर को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में देखना। क्या कोई ऐसे दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हैं जो छोटे ट्रायल्स में सामने नहीं आए? क्या दवा अलग अलग तरह के मरीजों में भी असरदार है? इसे फार्माकोविजिलेंस का हिस्सा भी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई मरीज या कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहा है, तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि व्यक्ति अपनी सेहत की देखभाल में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्हें शायद ऐसी नई और संभावित रूप से बेहतर दवा तक पहुंच मिल सकती है जो अभी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, और वो चिकित्सा विज्ञान की प्रगति में और शायद भविष्य में दूसरे मरीजों की मदद करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्हें अक्सर एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में अतिरिक्त देखभाल भी मिलती है। और नुकसान या जोखिम क्या हो सकते हैं? जोखिम भी हैं, बिल्कुल। सबसे पहले तो यही कि दवा नहीं है, प्रयोगात्मक है। उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में शायद पूरी जानकारी ना हो, या कुछ अज्ञात जोखिम भी हो सकते हैं। दूसरा, ट्रायल की प्रक्रियाओं से भी असुविधा या जोखिम हो सकता है, जैसे बार बार ब्लड टेस्ट करवाना, स्कैन करवाना, अस्पताल आना जाना। तीसरा, ये भी हो सकता है कि नई दवा असरदारी ना हो, या ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को प्लेसिबो वाले ग्रुप में रखा जाए और उसे कोई सक्रिय दवा ना मिले। हालांकि ये हमेशा मरीज को बताया जाता है कि प्लेसिबो का इस्तेमाल हो सकता है। और क्या इसमें समय और पैसे का भी कोई पहलू है? मतलब क्या भाग लेने के पैसे मिलते हैं या लगते हैं? हाँ, समय तो लगता है। ट्रायल में भाग लेने के लिए व्यक्ति को अपना समय देना पड़ता है, बार बार अस्पताल या क्लिनिक जाना पड़ सकता है, डायरी मेंटेन करनी पड़ सकती है, खास नियमों का पालन करना पड़ सकता है। खर्चे की बात करें तो आमतौर पर नियम ये है कि जांच वाली दवा, इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट और ट्रायल से जुड़े खास टेस्ट और प्रक्रियाएं प्रतिभागी के लिए मुफ्त होती हैं। इनका खर्चा प्रायोजक उठाता है। लेकिन मरीज की सामान्य डॉक्टरी देखभाल, जो ट्रायल से सीधे जुड़ी नहीं है, उसका खर्च शायद प्रतिभागी या उनके बीमा पर आ सकता है। ये चीजें पहले ही साफ कर लेनी चाहिए।
मुआवजे की बात करें तो ये हर ट्रायल और हर देश के नियमों के हिसाब से अलग-अलग होता है। कुछ ट्रायल्स में यात्रा भत्ता या उनके समय और असुविधा के लिए एक उचित मुआवजा मिल सकता है, लेकिन ये सैलरी नहीं होती। ये सारी बातें ट्रायल टीम के साथ खासकर सूचित सहमति प्रक्रिया के दौरान बहुत साफ-साफ पूछ लेनी चाहिए। तो क्या सवाल पूछने चाहिए उन्हें? से सुरक्षित रखी जाएगी? क्या मुझे कोई खर्च उठाना पड़ेगा? अगर ट्रायल के दौरान कोई समस्या होती है तो क्या होगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? क्या मैं कभी भी ट्रायल छोड़ सकता हूं? और मुझे ट्रायल के नतीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? ये सब जानना उनका हक है और ये जानकारी सूचित सहमति दस्तावेज में भी लिखी होनी चाहिए। ये सब कुछ इतने सलीके से हो, इतने सारे देशों में हो, इसके लिए क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम या मानक भी हैं? आपने FDA का जिक्र किया, भारत में CDSCO है, पर क्या कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दिशा निर्देश हैं जिन्हें गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP कहा जाता है। GCP नैतिक और वैज्ञानिक गुणवत्ता मानकों का एक समूह है। ये ICH यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन द्वारा विकसित किए गए हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल सही तरीके से डिजाइन किए जाएं, संचालित हों, उनकी निगरानी हो, रिकॉर्ड रखे जाएं, ऑडिट हों और रिपोर्ट किए जाएं। GCP का मूल उद्देश्य है, पहला, मानव प्रतिभागियों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना, और दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि क्लिनिकल ट्रायल से मिलने वाला डेटा विश्वसनीय और सटीक है। दुनिया भर की ज्यादातर नियामक संस्थाएं और फार्मा कंपनियां इन GCP दिशा निर्देशों का पालन करती हैं या अपने नियम इन्हीं पर आधारित रखती हैं। इसके अलावा हर रिसर्च साइट पर अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं SOPs भी होती हैं। SOPs? जी, SOPs। ये किसी खास काम को बार-बार एक ही तरह से सही ढंग से करने के लिए लिखित विस्तृत निर्देश होते हैं। जैसे सूचित सहमति कैसे लेनी है, दवा कैसे स्टोर करनी है, डेटा एंट्री कैसे करनी है, हर चीज के लिए SOPs हो सकती हैं। ये गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करती हैं। और ये कैसे पक्का किया जाता है कि इन सब मानकों का, GCP का, प्रोटोकॉल का, SOPs का पालन हो भी रहा है या नहीं? कोई चेकिंग होती है? हाँ, चेकिंग और बैलेंस का पूरा सिस्टम है। एक तो जैसा हमने कहा, नैतिकता समिति IRBs निगरानी रखती हैं। दूसरा, हर ट्रायल के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत संभाल कर रखना होता है। ये दस्तावेज एक तरह से सबूत होते हैं कि ट्रायल GCP और प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ है। तीसरा, ऑडिट होता है। ये प्रायोजक द्वारा या किसी स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा की जाने वाली एक व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच होती है। ऑडिट में देखा जाता है कि ट्रायल से जुड़ी गतिविधियां और दस्तावेज प्रोटोकॉल, SOPs, GCP और लागू नियमों के अनुसार हैं या नहीं। इसका मकसद गलतियों या कमियों का पता लगाना और सुधार करना होता है। और चौथा, नियामक संस्थाएं जैसे FDA या CDSCO भी कभी भी निरीक्षण, इंस्पेक्शन कर सकती हैं। वो साइट पर आकर या प्रायोजक के ऑफिस जाकर जांच कर सकती हैं कि सब कुछ नियमों के अनुसार चल रहा है या नहीं। अच्छा, तो ऑडिट और इंस्पेक्शन भी होते हैं। काफी सख्त प्रक्रिया है। अब मान लीजिए सारे परीक्षण सफल हो गए, फेज 3 के नतीजे अच्छे आए, फिर दवा बाजार तक कैसे पहुंचती है? आपने IND और NDA का जिक्र किया था। हाँ, देखिए, प्री क्लिनिकल स्टडीज पूरी होने के बाद और इंसानों पर फेज 1 ट्रायल शुरू करने से पहले कंपनी नियामक एजेंसी जैसे अमेरिका में FDA को IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन जमा करती है। इसमें प्री क्लिनिकल डेटा, दवा बनाने की जानकारी और इंसानों पर ट्रायल करने की पूरी योजना, प्रोटोकॉल होती है। FDA इसकी समीक्षा करता है। आमतौर पर 30 दिन लगते हैं और अगर उन्हें कोई गंभीर चिंता नहीं होती तो कंपनी को फेज 1 शुरू करने की अनुमति मिल जाती है। फिर फेज 1, 2 और 3 होते हैं। अगर फेज 3 के नतीजे सकारात्मक रहते हैं और दवा सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है तो कंपनी NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन या उसके समकक्ष आवेदन जैसे यूरोप में MAA नियामक एजेंसी के पास जमा करती है। ये NDA एक बहुत ही बड़ा, मतलब हजारों पन्नों का दस्तावेज होता है। इसमें दवा के बारे में सारी जानकारी होती है, प्री क्लिनिकल डेटा, सभी क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा, सुरक्षा और प्रभावकारिता, दवा कैसे बनती है, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल्स, CMC, प्रस्तावित लेबलिंग क्या होगी, सब कुछ। नियामक एजेंसी इसकी बहुत गहन समीक्षा करती है, जिसमें कई महीने, कभी-कभी साल भर से ज्यादा भी लग सकता है। FDA का लक्ष्य लगभग 10-12 महीने होता है, पर समय लग सकता है। अगर एजेंसी संतुष्ट होती है कि दवा के फायदे उसके जोखिमों से ज्यादा है और वो सुरक्षित और प्रभावी है, तो वो दवा को बेचने की मंजूरी, मार्केटिंग अप्रूवल दे देती है। इसके बाद ही दवा बाजार में आ सकती है और डॉक्टर उसे मरीजों को लिख सकते हैं।
और फिर फेज 4 यानी पोस्ट मार्केटिंग निगरानी शुरू होती है, जैसे हमने पहले बात की थी। भारत में भी दवा विनियमन का एक लंबा इतिहास रहा है। 1931 की ड्रग इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशों ने देश में ड्रग कंट्रोल व्यवस्था और कोलकाता में सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की नींव रखी थी, जो आज के CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकसित हुई है, जो इन सब प्रक्रियाओं की देखरेख करती है। तो हमने आज देखा कि किसी दवा का एक आइडिया से लेकर हमारे हाथ में आने तक का सफर कितना लंबा, कितना जटिल, कितना महंगा और कितने सख्त नियमों और नैतिक मानकों वाला होता है। सुरक्षा, प्रभावकारिता, नैतिकता, हर कदम पर इनका कितना ध्यान रखा जाता है। तो इस पूरी जानकारी का हमारे लिए, आम लोगों के लिए क्या मतलब है? व्हाट्स द टेक अवे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे है विश्वास और सराहना। जब कोई नई दवा या इलाज मंजूर होकर हम तक पहुंचता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसके पीछे सालों की वैज्ञानिक मेहनत, अरबों डॉलर का निवेश, हजारों लोगों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, प्रतिभागियों की भागीदारी और एक बेहद सख्त वैज्ञानिक और नैतिक जांच परख की प्रक्रिया है। इसे जानने से शायद हमें स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों को, दावों को बेहतर ढंग से परखने में मदद मिलेगी। हम ये भरोसा रख सकते हैं कि जो दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हमारी सुरक्षा और सेहत को सबसे ऊपर रखकर ही विकसित और मंजूर किया गया है। और ये पूरी प्रक्रिया, जिसमें पारदर्शिता और नियमों का पालन इतना जरूरी है, ये दवा बनाने वाली कंपनियों, डॉक्टरों और हम सब के बीच विश्वास बनाने में भी मदद करती है। बिल्कुल, ये सब जानना वाकई आंखें खोलने वाला है। और ये सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस तरह से तकनीक बदल रही है, खासकर आजकल बातें हो रही हैं दूरस्थ निगरानी की, पहनने वाले डिवाइसेस से डेटा लेने की, और यहाँ तक कि आभासी परीक्षण की, जहां प्रतिभागी शायद घर बैठे ही ट्रायल में ज्यादातर हिस्सा ले सकें। क्या आपको लगता है कि ये नई तकनीकें भविष्य में क्लिनिकल रिसर्च का चेहरा पूरी तरह बदल देंगी? और अगर ऐसा होता है, तो इसका प्रतिभागियों के अनुभव पर, हमें मिलने वाले डेटा की गुणवत्ता पर और पूरी प्रक्रिया की लागत और समय पर क्या असर पड़ सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। इसके साथ ही आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।